नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 14 नवंबर 2023 और आज खास दिन है क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे है। तो इसी से संबंधित हम लोग आज डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ही बाल दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 5 नवंबर 1948 को मनाया गया था पुष्प दिवस के रूप में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पुष्प दिवस के रूप में। उसके बाद 1954 से ही 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाने लगा। तो याद रखिएगा 1954 से मनाया जाने लगा। उससे पहले एक बार मनाया गया था, वो 5 नवंबर को मनाया गया था पुष्प दिवस के रूप में। इनके जीवन से हमें बहुत सी चीजें सीखने की आवश्यकता है। जैसे इनका पॉलिसी था आईआर में भी कि अपने पड़ोसियों से बेहतर संबंध बना के रखना, जो आज भी हमें काम आता है। तो ये कहते हैं कि जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथों में जो है वह आपका किस्मत है, आपकी नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है, या फिर यहाँ पे कहा जाता है आपका कौशल है। जितना आपका स्किल होगा उतना ज्यादा आप किसी भी खेल में जीत सकते हैं। तो नेहरू जी का मानना था कि जो आपका जीवन है वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो इस जीवन को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं जीवन में। आप चाहेंगे तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और अगर आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो इस खेल में आप हार जाएंगे, अपने जीवन में सफलता के खेल में हार जाएंगे। तो इनका यही कहना था कि सफलता उन्हें ही मिलती है जो निडर होकर फैसला करता है और परिणामों से नहीं घबराता। 14 नवंबर जो है मेनली चिल्ड्रंस डे के साथ साथ डायबिटीज डे भी है। याद रखिएगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूपी में एक पड़ोसी के द्वारा पटाखा फेंकने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ पे इथिक्स का कुछ वैल्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारी, और जवाबदेही मतलब कि अकाउंटेबिलिटी, सोशल इथिक्स, ये सभी चीजों को हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कार्य करता है वो सहायता की तरह करता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में अगर आपने कोई गलती भी की तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति मजाक मजाक में, इसका जो इंसिडेंट है ये पश्चिमी यूपी का ये मामला है, जहां पे कोई अकेले रहता था किसी घर में, 35 वर्ष का व्यक्ति था और उस पे मजाक में बम फेंका गया। ठीक है, 35 वर्ष का व्यक्ति था और उसके जांग से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और देखा गया कि जब बम फेंका गया तो 5 से 10 मिनट तक जो आसपास के बच्चे थे, लड़के थे, वे लोग मजाक समझ रहे थे, ये करा रहा था और ये लोग मजाक समझ रहे थे कि मजाक कर रहा है। तो मजाक मजाक में ही किसी की जान चली गई, जबकि क्लियर कहा गया है एनसीआर रीजन और दिल्ली में सरकार द्वारा पटाखों पर बैन लगाया गया था, फिर भी इस तरह के कार्य किए गए जिससे किसी का जीवन चला गया। इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है और इन टर्म्स को समझेंगे जिससे कि हमें इथिक्स में फायदा हो। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है न्याय संगत चुनावी प्रणाली के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। मतलब कि एक तो राज्यसभा का मामला है कि सभी राज्यों को बराबर सीट नहीं मिलता है। जिस तरह की यूएसए में देख सकते हैं कि वहाँ जो जो अपर हाउस है वहाँ पे सभी स्टेट्स को 2-2 सीट दी गई है। ठीक है, क्लियर एकदम। 50 अगर स्टेट हैं तो 100 सीटें बांटी गई है इक्वली। तो इसी को यहाँ पे बात किया जा रहा है। उसके बाद परिसीमन आयोग का इतना दिनों से जो स्थगित चल रहा है, अभी 2026 तक यह स्थगित है। उसके बाद 2031 में जब फिर से जनगणना होगा उसके बाद ही परिसीमन आयोग सीटों का फिर से निर्धारण करेगा, लोकसभा का और राज्यसभा का।
तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जिसके कारण जो भी समस्याएं आ रही, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व, या फिर यूपी, बिहार, या फिर एमपी, ये सब जो राजस्थान, ये 3-4 जो बड़े नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है। क्या और जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के हो गए या फिर साउथ के हो गए या फिर वेस्टर्न स्टेट्स हैं जो ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, मधुमेह से मुक्ति वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं। मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई डायबिटीज का जो बीमारी है वो जरूरी है उससे बचना, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा सरकार को एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार को इसके लिए बहुत ज्यादा एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे हम तुरंत फ्री नहीं कर सकते हैं। आने वाले 10 सालों में भी हम लोग इंडिया को फ्री डायबिटीज नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। एक टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 जो मोस्टली होता है वो बच्चों में होता है 10 से 14, जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जीन्स के कारण डायबिटीज होता है। और उसके बाद टाइप 2 जो होता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, या फिर जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, जिनका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, जो शारीरिक फिजिकली वर्क नहीं करते हैं, उन्हें ज़्यादा डायबिटीज हो रहा है आजकल। परंतु ये डायबिटीज होना कोई बड़ी समस्या नहीं, लोग कंट्रोल कर लेते हैं मेडिसिन से, या फिर अपने दैनिक रूटीन को बदलकर वो डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग ये कर लेते हैं, 10% ही हैं जो डेंजर जोन में होते हैं। परंतु समस्या यहाँ ये है कि जो डायबिटीज है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर हार्ट से संबंधित बीमारी हो, लीवर हो, किडनी हो, ये सारी चीज़ें भी नई नई बीमारियां उत्पन्न करने में डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल है। आजकल देखा जा रहा है नए नए रिसर्च में कि डायबिटीज जो है वो भयावह रोग को बढ़ाने में उनका मुख्य योगदान रह रहा है। इसलिए हमें डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक नए अभियान की जरूरत है, और आज जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, याद रखिएगा, 14 नवंबर। अब बढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले देख लेते हैं, यही व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई दीपावली की रात में लगभग 11 बजे। इनका उम्र 35 वर्ष था और ये वेस्ट यूपी से संबंधित थे। ठीक है, ये किराए पे रहते थे और किसी पड़ोसी ने इसी व्यक्ति पे बम फेंक दिया था, जिसके कारण हैवी ब्लीडिंग होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और फिर भी चार्ज जो लगाया गया, यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हैं, आईपीसी सेक्शन 304, मतलब कि इरादतन हत्या नहीं किया गया, ये गलती से संयोगवश ये हत्या हो गया। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 304 लगाया गया। परंतु अभी भी जो व्यक्ति इसमें संलिप्त थे जो बम फेंकने में, वो अभी भी पुलिस के हाथ में आए नहीं है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, समाज में इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, यहाँ जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात करेंगे। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। ये इस तरह के घृणित अपराध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो गांव में रहने वाले या फिर किसी शहर में रहने वाले जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें आसपास में जैसे सोशल इथिक्स है, सामाजिक नैतिकता है, उसके लिए थोड़ा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जिम्मेदारी का क्लियर अर्थ है कि किसी के जिम्मे करना, मतलब कि उसे कोई कार्य करना, किसी को उसके बारे में उत्तर देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो आंसरेबल नहीं है किसी से। जैसे कि घर का जो मुखिया होता है, ठीक है, घर का जो मुखिया होता है वो कोई भी कार्य करता है अपनी जिम्मेदारी समझ के। बच्चों को पढ़ाना है, पत्नी की समस्याओं का हल करना, या फिर घर से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसको हल करता है मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता है। वही जवाबदेही जो होता है वो आंसरेबल होता है। अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं तो आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो वो आंसरेबल है। अगर आप कोई कार्य दिए हैं तो कोई सवाल कर सकता है। यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये क्यों काम नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जिसे भी अकाउंटेबल रखा जाता है उस पर दंड भी दिया जा सकता है अगर वो कार्य नहीं करता है। कहा जाता है ना कि माँ का बच्चे को खाना बनाकर खिलाना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, परंतु जब खाना पौष्टिक है या नहीं वो उसका जवाबदेही है। ठीक है, तो ये अंतर आप क्लियर ये एग्जांपल देकर समझ सकते हैं। जैसे टीचर का बच्चों को पढ़ाना टीचर की जिम्मेदारी है, पर पढ़ाई जो है वो सार्थक हो, सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है या नहीं, ये उसकी जवाबदेही है। उससे पूछा जा सकता है प्रिंसिपल के द्वारा, जैसे माँ से पूछ सकते हैं उस बच्चे के पिता के द्वारा। तो इसीलिए ये आंसरेबल है।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर इस तरह के जागरूकता होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली जो है वो खुशी मनाने का एक पर्व है, जिसमें कहा जाता है कि दीपावली जो पर्व है ये मुख्यतः जो हमारे अंदर नकारात्मक भाव है वो दीपक जलाकर उसे समाप्त करें, परंतु यहाँ तो पटाखा फोड़कर किसी का जीवन ही अंधकार कर दिया गया। तो इसलिए सुधारने की आवश्यकता है। जैसे सामाजिक नैतिकता जो होती है, जिसे अधिकार, पशु का अधिकार, भेदभाव, सकारात्मक कार्रवाई, तो ये सारी चीजें हैं जो सामाजिक नैतिकता में आते हैं और इन मानदंडों को मानना आवश्यक है, लेकिन सरकार के द्वारा ये बाध्य नहीं बनाया गया है, इसलिए इसे माना नहीं जाता। जैसे कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज है, अगर सरकार ने उसे बाध्यकारी बना दिया, न्याय संगत बना दिया, तो फिर वो मानने लगेंगे। अभी भी देखा जा सके तो बहुत से लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन को भारत के अभी पता ही नहीं होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितने, जो कितना आवश्यक है किसी भी देश के नागरिक के लिए, जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा था इसमें कि एक किसी के मजाक करने से, पटाखा फोड़ने से, किसी को चिढ़ाने के लिए इस व्यक्ति का जीवन चला गया। यहां देख सकते हैं झंडापुर क्षेत्र था जहां यह मामला हुआ। दीपावली की रात लगभग 10:30 बजे गंधक पोटास के मिश्रण में किए गए धमाके से अफजल, जो 35 वर्ष का था, उसकी मृत्यु हो गई और इसका आरोप उसके पड़ोसी प्रदीप पे आया। इससे वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जो नस फट गई थी उससे जांग से खून का फवारा छूटने लगा। इसी के कारण, बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है न्याय संगत चुनावी प्रणाली के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे सिंपली सीट्स की बात की जा रही है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, क्योंकि अभी वर्तमान में लगातार देखा जा रहा है जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है वो स्टेट टू स्टेट प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, समानता नहीं रखता है। जैसे राज्यसभा में अगर यूएसए का एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो यूएसए में देख सकते हैं कि जो वहाँ का अपर हाउस है वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे 100 सीट्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि 2 सीट्स ईच स्टेट्स। तो ऐसा यहाँ पे भी करने की बात की जा रही है, क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ हो गए स्टेट्स, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल हो गया, वो अपने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखे हैं, फिर भी वहाँ का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में बहुत कम है। तो उससे होता क्या है कि जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यही 4-5 जो स्टेट्स होते हैं, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। और इसको फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि जो प्रतिनिधित्व होंगे वो जनसंख्या के आधार पे होंगे। तो इसी में यहाँ पे राइटर इसमें क्लियर कहे हैं, ये जो आर्टिकल लिखा गया है कि साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो लगातार पॉपुलेशन कंट्रोल किए, परंतु उनको उसका लाभ नहीं मिला, और जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, ठीक है, वो भी कम कर दिया गया। तो इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया और परिसीमन आयोग जो है वो परिसीमन आयोग मेनली बनाया गया है। जैसे देख सकते हैं परिसीमन एक क्षेत्र की आबादी में, जहाँ पे जैसे कि बिहार है तो वहाँ पे आज 10 करोड़ आबादी है, 5 साल बाद अगर वहाँ पे 12 करोड़ आबादी हो जाएगा तो उसी के अनुसार वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि परिसीमन एक क्षेत्र की आबादी में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए एक विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया है। इसी के तहत परिसीमन आयोग का निर्माण किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद एक परिसीमन आयोग पारित करता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग के रूप में जाने जाने वाले एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जा रहा है, लेकिन संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करता है तब। ठीक है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स है ना वहाँ पे 2 क्वेश्चन आज से देने का शुरुआत किया हूँ। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं। आगे देख लेते हैं। परिसीमन कमीशन एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण है जिसके आदेशों का कानूनी प्रभाव होता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952, 1963, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना हुई। 1972 के बाद से लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, 1972 के बाद से ही जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब 2001 की जनगणना को मौजूदा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं को फिर से समायोजित करने की नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो अंतिम परिसीमन प्रक्रिया 2008 में पूरी हुई थी। इसे 2000 में 2026 तक 543 तक तय किया गया। ठीक है, इसे बीच में एक बार संशोधन करके कहा गया कि 2026 तक ये चेंज नहीं होगा। तो भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च स्तरीय संगठन है जिसके फैसले में कानून का बल होता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावी होता है। इसके आदेश की प्रतियां जो है वो लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा, मतलब कि जहां अगर कोई सीटों का परिवर्तन हो रहा है या बढ़ाया जा रहा है, लोकसभा का सीट हो या विधानसभा का सीट हो, तो वहां पे उसकी प्रतियां जो है, रिपोर्ट की प्रतियां, वो लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की परिवर्तन की अनुमति नहीं होती है। आगे कहा जाता है कि परिसीमन में क्या क्या समस्याएं हैं। प्रॉब्लम्स विद डिलिमिटेशन। जो राज्य जनसंख्या प्रबंधन के बारे में चिंतित नहीं है, यही बातें अभी हम कह रहे थे, जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, वे खुद को संसद में बड़ी संख्या के सदस्यों के रूप में पाते हैं। वो उनके लिए फायदेमंद है। जो केंद्र सरकार है उसमें उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाता है। परिवार नियोजन की जो ज्यादा समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, वे अपनी सीटों, उनके सीट जो है लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो नियंत्रित है। ठीक है, और उनको उसका दुष्परिणाम देखना पड़ता है कि संसद में जो उनका प्रतिनिधित्व है वो कम होता जा रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए कोई 10% नेता है, वो साउथ से आ रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है और उसने बहुत अच्छे कार्य भी किए, परंतु होता क्या है कि वो पहुंच नहीं पाता है वहां तक, संसद तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण जो उसके जनता होते हैं, पीपल्स होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में नहीं पहुंच पाता है। समस्या यहाँ पे हो जाती है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि सीट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा के अनुसार जो है 1972 के बाद से लोकसभा की सीटें चेंज नहीं हुई है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, जहाँ विदेशों में अगर देखा जाए तो वहाँ पे लगभग 50,000 लोगों पे एक सीट होती है, परंतु यहाँ पे 6-6 मिलियन है, कहीं तो बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, जैसे यूपी में 80 सीट है लोकसभा के, वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे मात्र एक लोकसभा सीट है। तो इन दोनों, जो दोनों पूर्ण राज्य हैं भारत के, परंतु उनका जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो किस तरह का विपरीत देखा जा सकता है। यूपी में 80 सीटें हैं और नागालैंड में एक सीट है। तो इसी को सामान्य करने के लिए कहा जा रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसे लागू किया जाए। इसके लिए क्या रूल होता है कि कम से कम 50% प्लस 1 वोट लाना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान समय में तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई 10 व्यक्ति है किसी गांव में और वहां पे अगर 4 व्यक्ति जो हैं वो नेता बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर 3 को भी 2-2 आया और चौथे को 3 आ गया तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। परंतु एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा अभी स्लाइड्स में, कि जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल हो गया, वहां पे जब तक उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उसको तब तक वोटिंग कराया जाता है। हाँ, ये हो सकता है जो हमारा अभी सिस्टम है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसमें हो सकता है कि बहुत जल्दी निर्णय आ जाता है, परंतु इसका जो पीपल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है संसद में वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है। संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः अधिकतम 550 और 250 तक सीमित कर दिया और बढ़ती आबादी का प्रतिनिधित्व एक ही संसद द्वारा किया जाता है। जो राज्य जनसंख्या प्रबंधन को लेकर चिंतित हैं उनके पास अधिक सांसद हो सकते हैं। मतलब कि अनियंत्रित जो राज्य हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो राज्यों में अनियंत्रित जनसंख्या है उनका जो प्रतिनिधित्व है संसद में ज्यादा हो गया है, परंतु ऐसा उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए, उन पे कुछ दंड देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने, क्योंकि आजकल जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है खासकर जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही अनेक समस्याएं हो रही है। जैसे कि इतना तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इतना तेजी से एयर क्वालिटी
बहुत तेजी से खराब होता जा रहा है। तो समस्या कहीं ना कहीं हमारा पॉपुलेशन ही है। तो परिवार नियोजन का जो समर्थन कर रहे हैं स्टेट्स, उन्हें कुछ बोनस दिए जाने चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि स्टेट जो है वो उनसे कुछ सीख सके। करने वाले दक्षिणी राज्य हैं वे अपनी सीट को खोते जा रहे हैं। तो ये समस्या जो है भारत में बहुत ही गंभीर होती जा रही है। इसलिए लगातार जो है परिसीमन आयोग का साउथ स्टेट्स के द्वारा विरोध किया जा रहा है। 2026 से पहले आगे का रास्ता ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 से पहले चुनौतियों को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय आम सहमति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या को प्रदान किया जाने वाला वेटेज जो है, भारांश जो है वो 10% या 5% तक घटा दिया जाना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या का औचित्य ही खत्म हो जाए, खास के वित्त आयोग से जो राज्यों को बांटा जाता है पैसा उसके लिए। हालांकि लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या पर प्रतिबंध जो है 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे एक अन्य कानून के कारण 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यही साउथ स्टेट्स जो हैं उनके विरोध के कारण। यह इस आधार पर उचित था कि 2026 तक देश लगातार जनसंख्या वृद्धि दर तक पहुंच जाएगा, इसके बाद अस्थिर हो जाएगा, इसलिए भी ऐसा सोचा गया था। अब देख लेते हैं कि जो आज के द हिंदू के आर्टिकल में राइटर द्वारा क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से राइटर का व्यू बताया गया, वहां से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए कि परिसीमन आयोग है क्या, उसके पीछे के पूरे हिस्ट्री को डिस्कस किए, जिससे कि हम लोग राइटर अब क्या बोलना चाह रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे 1976 में आपातकाल के दौरान चल रही परिवार नियोजन नीतियों का हवाला देते हुए प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों के साथ चुनिंदा राज्यों को दंडित करने से बचाने के लिए, ठीक है, जो बड़े राज्य थे, यूपी की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, यहाँ पे सरकार का, केंद्र सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व है इन लोगों का, इसी के लिए यहाँ पे दंड से बचने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या को अस्थिर कर दिया गया था और परिसीमन को 2001 तक बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा ये किस समय किया गया था, 1976 के 42वें संशोधन के समय में, जिस समय आपातकाल चल रहा था। परिसीमन तब फिर से शुरू हुआ होगा जब राज्यों ने अपनी प्रजनन दर कम कर दी थी, जिससे समानता संभव हो सके। फरवरी 2002 में संविधान का 84वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसने 2024 यानी कि 2031 का जो जनगणना हो जाएगा उसके बाद पहली जनगणना तक लोकसभा सीटों की संख्या को इसी तरह का जो अभी वर्तमान समय में है यथास्थिति बना रहेगा। लोकसभा का सीट चाहे हो चाहे विधानसभा की सीट हो। 2021 को जो जनगणना था उसमें देरी हो गई, मेनली कोविड के कारण। इसी कारण अब ये जो है 2024 में होने की संभावना है, मेनली जो है वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही होगा और परिणाम जो है 2026 तक प्रकाशित होने की संभावना है। इससे पहले परिसीमन करने की गुंजाइश नहीं की गई है। आगे कहा जाता है कि परिसीमन लागू करने के अपने दुष्परिणाम भी हैं। जैसे 1971 और 2011 के बीच राजस्थान और केरल का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें राजस्थान का जो 1971 में जनसंख्या था वो मात्र 25 मिलियन था, वहीं केरल का 21 मिलियन था, लगभग बराबर, मतलब 4 मिलियन का डिफरेंस था। वहीं अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो राजस्थान का जो जनसंख्या है वो 68 मिलियन हो गया है, वहीं केरल का जो जनसंख्या है वो मात्र 33 मिलियन ही है। उस समय से बहुत ही ज्यादा नियंत्रित है, लेकिन ये पूर्णतः ये लगभग 3 गुना बढ़ता गया है। इसी तरह 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद ने लगभग 3 मिलियन, ठीक है, मतलब कि 30 लाख लोग, याद रखेगा, एक जो चुनाव लड़ रहा है सांसद के लिए वो 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि लक्षद्वीप के एक सांसद ने लगभग 55,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व। तो क्लियर किया जाता है कि जहां पे जितने कम लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा एक सांसद का सदस्य, उनका बेहतर लक्ष्य प्राप्त होगा, जो भी लोगों की जरूरत है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से सुना जाएगा। तो यही बातें कहा जा रहा है, यह मानते हुए कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाकर 753 करने की, ऐसा राइटर द्वारा कहा जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में सीटों में लगभग 6% की वृद्धि देखी जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है कि लोकसभा में 753 सीटें कर दी जाए तो इस तरह का, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में 6% सीटें बढ़ेगी, वहीं कर्नाटका में 11% बढ़ेगी। और इसी बीच ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, जो उत्तरी भारत के बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, उनका जो सीट है वो लगभग 63% बढ़ जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो परिसीमन अपने ऐतिहासिक रूप में हिंदी भाषी उत्तरी आबादी, मतलब कि क्लियर कहा जाता है, जहां पे अभी भी वर्तमान समय में, जब संविधान में ही कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व को निर्धारित करना है, तो
अभी वर्तमान में भी जो उत्तरी भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में ज़्यादा हैं। इसी के लिए यहाँ पे झुकाव ज़्यादा रहता है कि जो भी उत्तरी भारत के विरुद्ध नियम आते हैं वो जल्दी पारित नहीं होते हैं, जबकि चुनिंदा राष्ट्रीय दलों को सत्ता में आने में सक्षम बनाएगा। ऐसा भी होगा जैसे कि कोई ऐसा जो राजनीतिक दल होगा जो सिर्फ एक्टिव हो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े-बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेटों में, और वो फिर भी आसानी से केंद्र में अपना सत्ता बनाने में कामयाब हो जाएगा। यही बातें कही जा रही है। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे तमिलनाडु, केरल, उन्हें अब समस्याएं होगी क्योंकि जो उनका लोकसभा का सीट है वो कम हो जाएगा। उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया और उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो उनके लिए नेगेटिव होगा। आगे कहा जाता है परिसीमन अपरिहार्य है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, लेकिन इसके हानिकारक परिणामों को कम भी किया जा सकता है। सबसे पहले संसद में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। किसी भी राज्य की सीटें खोने से बचने के लिए कम से कम लगभग, अब यहाँ पे कहा जाता है कि कोई राज्य अगर किसी का सीट कम हो जाएगा उससे बेहतर है कि इतना सीट बढ़ा दे कि सभी का बराबर प्रतिनिधित्व आ जाए। तो इसके लिए सलाह दिया गया है 848 सीटों का, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अनुपात को बढ़ाने में मदद मिलेगा। परिसीमन केवल जनसंख्या पर आधारित कारकों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। ये सही बात है कि जनसंख्या पर नहीं, उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पॉवर्टी है, उसके बाद वुमेन का है, सारे बेसिक चीजें जो है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, वहाँ पे लाइवलीहुड किस तरह का है, तो ये सारे कुछ मानदंड को अपनाने की आवश्यकता है। उसके बाद ही परिसीमन का आखिरी निर्णय लाया जाए। भौगोलिक नियतिवाद, मतलब कि कुछ लोगों का जो है भौगोलिक परिदृश्य बहुत ज्यादा जटिल होता है, कड़ा होता है। कोई समुद्र में है, समुद्र के किनारे है, तो कोई ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं तो उनका एक्सेसिबिलिटी कम होता है, ठीक है। या फिर कोई रेत की ओर है जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है जब परिसीमन फिर से किया जाएगा। उसके बाद आर्थिक उत्पादकता, भाषाई इतिहास और निष्पक्षता की भावना को भी एक भूमिका के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। सरल शब्दों में कहें तो सिक्किम की आवाज संसद में भी सुनी जानी चाहिए, भले ही बिहार की जनसंख्या अधिक हो। सही बात है। राज्यों को भविष्य में होने वाले हस्तांतरण पर परिसीमन के राजकोषीय प्रभाव पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब ये फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जैसे कि अभी हमने देखा यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार जैसे 4 ही राज्य बहुत ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व करने लगेंगे। इससे होगा क्या कि सिर्फ इन राज्यों का विकास होगा, बाकी राज्यों को कोई देखने भी नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि क्षेत्रवाद में वृद्धि होगा, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ फेडरलिज्म को सभी को कोऑपरेट, सभी का प्रतिनिधि जो है उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारी चुनावी प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, संघवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पिछले दशकों के केंद्रीकरण ने केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित किया है और हमें राज्यों को उनके हित के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहतर आवाज और एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि राज्यसभा यह भूमिका निभा सकती है। हालांकि यह वर्तमान में राज्य विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है, जो एक बड़ी आबादी वाले राज्यों के, यहाँ पे भी कहा जाता है कि जो बड़ी आबादी वाले राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है, ठीक है। और प्रत्येक राज्य को समान संख्या में, जैसे कि अमेरिका में ऐसा किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को समान संख्या में राज्यसभा सांसद देने के लिए संवैधानिक सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही राज्यसभा सांसदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिवास, मतलब कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि जो जिस क्षेत्र से निवासी है वही वहां पे चुनाव लड़े और उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जाना चाहिए। अभी हमने बात किया था ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 50%, जब तक किसी भी प्रतिनिधि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है या एमएलए बनना चाह रहा है उनके लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया हो जाएगी, 50% + 1। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में निचले सदन के चुनाव में मतदाता जो होते हैं वो वैकल्पिक वरीयता, यहाँ पे ट्रांसफरेबल वोट की बात की जा रही है। जैसे कि अभी वर्तमान में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो ABCD इसी तरह होता है। किसी दिन मैं समझाऊंगा इसे। अगर एक ने ज्यादा वोट नहीं पाया तो फिर जो ज्यादा वोट पाया उसको ऊपर कर दिया जाता है, उसके बाद चेंज किया जाता है, ठीक है।
तो इसी तरह का प्रतिनिधित्व यहाँ पे भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है। वही बात किया जा रहा है कि वैकल्पिक वरीयता जो होता है, मत पत्र पर उम्मीदवारों को रैंक बनाते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत से वोट नहीं जीत पाता है तो सबसे कमजोर जो उम्मीदवार, सबसे जो कम वोट पाता है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे 1/8 वोट नहीं पाया, ठीक है, फ्रांस में ऐसा कहा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि पिछले दौर में कुल वोटों के 1/8वें से अधिक वोट जो पाए हैं वो वही दोबारा चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे, ठीक है। और भारत में जो है, भारत की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली शीघ्र चुनाव परिणाम सुनिश्चित करती है। तुरंत ही जो चुनावी प्रणाली है उसका रिजल्ट दे देती है, जो भी चुनाव का परिणाम होता है। लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करता है कि एक जो विधायक होता है वो अक्सर बहुमत के बिना, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना 10 लोगों का, तो कोई भी व्यक्ति अगर 3 वोट पाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसे लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मतलब कि 70% लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि एक विधायक अक्सर बहुमत के बिना किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अभी वर्तमान के सिस्टम में। अधिक राज्यों का होना आवश्यक, मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि और भी राज्यों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिससे कि और छोटे छोटे जगह को प्रतिनिधित्व करने में आसानी हो। हमें और राज्यों की जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया, जिसकी जनसंख्या केवल 39 मिलियन है, जबकि लगभग 22 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या जो है वो औसत राज्य की जनसंख्या लगभग 5 से 6 मिलियन है, ठीक है, मतलब कि 60 लाख से अधिक है। स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी और इस तरह के उपाय जो होंगे वो भारत के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों की चिंताओं को कम करेंगे, उनकी समस्याओं को हल करेंगे और इसके लोकतंत्र को बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। इससे भारत के पूर्वोत्तर या दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रख सकता है। आशा है कि हमारे जो नीति निर्माता हैं वो न्याय संगत चुनावी प्रणाली सुनिश्चित करने की इच्छा शक्ति रखेंगे, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है राइटर के द्वारा। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें बताया गया था कि परिसीमन आयोग का क्यों रोल है वो बहुत ही आवश्यक है। लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, उसे एक बराबर और समतुल्य बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी राज्यों का सामान्य हित बन सके। उससे कोई भी राज्य का अपना सही वोटिंग हो, जिस तरह की अमेरिका में किया गया, उससे सीखने की आवश्यकता है। ब्रिटेन से सीखने की आवश्यकता है, जितने भी डेवलप कंट्री हैं उससे सीखने की आवश्यकता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मुख्यतः डायबिटीज की बात की जा रही है कि हमें जल्द से जल्द डायबिटीज से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है, मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी में कहा जाता है रीमिशन ऑफ डायबिटीज डिजायरेबल बट नॉट एसेंशियल, मतलब कि मधुमेह से मुक्ति वांछनीय है लेकिन आवश्यक नहीं। आवश्यक का मतलब ये नहीं है कि मतलब अति शीघ्र नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है, बहुत जरूरी है। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। आज के दिन में ये आर्टिकल इसलिए आया है कि आज के दिन 14 नवंबर है और आज ही के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, याद रखिएगा। तो भारत को मधुमेह मुक्त, और आज का जो 2023 का जो मेन थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, मतलब कि मधुमेह देखभाल तक पहुंच, याद रखिएगा। तो भारत को मधुमेह मुक्त बनाना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी संभव नहीं है तुरंत वर्तमान समय में, लेकिन समय के साथ इसे लोगों को जागरूक करके, लोगों को जो समस्याएं हो रही है उससे लॉन्ग टर्म जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके प्रति जागरूक करके हम डायबिटीज से संबंधित बीमारियों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन मधुमेह जो है उसकी जटिलताएं मैंने पहले भी बताया था कि जो डायबिटीज होने के बाद जो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उससे मुक्त होने के लिए भारत अभी लगातार कार्य कर रहा है, जो मधुमेह के लिए आवश्यक देखभाल और उपचार तक समान पहुंच के महत्व पर जोर देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थीम खास के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वेस्टेड पीसीस में। तो एक्सेस टू डायबिटीज केयर याद रखिएगा, 2023 का ये थीम है। मधुमेह के बारे में हमें क्या जानने की आवश्यकता है? तो मधुमेह जो है वो एक गैर संचारी रोग है, मतलब कि नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज, जो या तो तब होता है जब अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन, यहाँ दो मैटर्स होते हैं। पहला जो होता है टाइप 1, वो तो जीन के कारण होता है और
टाइप 2 जो होता है वो कहीं ना कहीं वहां पे इंसुलिन बनता है, परंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। पहले में तो इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इसी में कहा जाता है कि पर्याप्त इंसुलिन हार्मोन जो रक्त शर्करा या फिर ग्लूकोज को नियंत्रित करता है का उत्पादन नहीं होता, यह पहले केस में होता है। या जब शरीर प्रभावी ढंग से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता, ये दूसरे केस में होता है, ठीक है। और उत्पादन नहीं होता है, ये टाइप 1 में होता है। तो यह पैदा करता है। तो देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। टाइप 1 मधुमेह, इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। यह जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है, ठीक है। इसका प्रसार मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में होता है, हालांकि इसका प्रचलन बहुत कम है, टाइप 2 की तुलना में बहुत ही अधिक गंभीर है। मतलब कि टाइप 2 से ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देता है। अब टाइप 2 के बारे में जान लेते हैं। टाइप 2 मधुमेह जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि बचपन में भी। हालांकि इस प्रकार का जो मधुमेह होता है वो अधिकतर मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में होता है। गर्भावधि में जब महिलाएं गर्भवती होती है तो यह प्रकार जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होता है। जब शरीर कभी कभी इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है तो गर्भावधि में मधुमेह सभी महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर बच्चे जन्म देने के बाद हो सकता है। तो यह शरीर द्वारा इंसुलिन का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करता है, जबकि शरीर अभी भी इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इंसुलिन बना रहा है, बस वो इंसुलिन का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वही डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज, योर बॉडी इज नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं योर बॉडी स्टिल प्रोड्यूस इंसुलिन बट इट डोंट मेक इनफ और इट डजेंट यूज इट इफिशियंटली, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की बात की जा रही है, यहाँ पे ओवरवेट की बात की जा रही है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि डायबिटीज के कारण होता क्या क्या है, इस तरह की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। स्ट्रोक भी आ सकते हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाती है, डायबिटिक फुट भी हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी भी हो जाता है, उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। मधुमेह के प्रभाव, यह 5 प्रमुख अंगों जैसे कि किडनी, हृदय, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिका तंत्र और आंखों को प्रभावित करता है। जिम्मेदार कारक क्या क्या होते हैं? मधुमेह में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक जो होते हैं वो अस्वस्थ आहार, मतलब कि अनहेल्दी फूड, शारीरिक गतिविधियों की कमी, फिजिकल वर्क जो लोग कम करते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, शराब का हानिकारक उपयोग, मोटापा अधिक होना, तंबाकू का उपयोग। तो ये सब मुख्य कारक हैं जिसके कारण डायबिटीज ज्यादा से ज्यादा होता है। अब देख लेते हैं आज जो हम लोगों ने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस डालिए, इसलिए आज से प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन दूं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग। उद्देश्य संकल्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, उद्देश्य संकल्प के अनुसार संविधान सभा ने भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। तीसरा स्टेटमेंट है, वस्तुनिष्ठ संकल्प को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ज्यों का त्यों अपनाया गया। तो कौन सा सही है इसमें? स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 1 और 2, स्टेटमेंट 1 और 3 और सारा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 3। जैसे कि ये स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि वस्तुनिष्ठ संकल्प को बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ज्यों का त्यों अपनाया गया। तो इसमें कहा जाता है कि उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जिसे बाद में कुछ बदलाव के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपना लिया गया, और वस्तुनिष्ठ संकल्प ने भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। हालांकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ही यहाँ पे कहा जाता है, इसी कारण ये गलत है। ये जो है वो 1947 के अधिनियम के बाद ही संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गया था, ठीक है। तो इसलिए ये उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी कारण इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे कहा जाता है, अगला जो क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सही हो गया। जब परिसीमन आयोग के आदेश जो हैं वो लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष
रखे जाते हैं तो वे आदेशों में किसी भी संशोधन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये भी बात सही है, एकदम सही है, दोनों सही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ही पढ़ा है कि जो भी संबंधित राज्य होते हैं, जहाँ पे भी अगर उसकी सीटों में परिवर्तित किया जा रहा है, बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो लोकसभा में तो प्रस्तुत किए ही जाते हैं उसके रिपोर्ट्स को, और उससे संबंधित विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू में हम लोगों ने पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस भी देखा। बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सेशन। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।